तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग ज्योग्राफी का क्लास करने वाले हैं। और आपको पता है कि मैंने पिछले हिस्ट्री और पॉलिटी का दो वीडियो कर रखा है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी देखेंगे और ज्योग्राफी में देखते हैं कि आज कितना कॉन्सेप्ट देख पाते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन है। 300 लगभग कॉन्सेप्ट है, मतलब 300 क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एनटीपीसी पिछले बार में 2025 में। तो उसके 300 क्वेश्चन को मैंने 300 क्वेश्चन के साथ प्लस 5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड दिया है। तो चलिए आज देखते हैं कि कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर आप लोग को ज़्यादा चाहिए तो कमेंट कीजिए कि हम लोग को लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दीजिए, तो मैं एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि भू सामग्रियों के संचलन के संदर्भ में शैलों का अपक्षयन न होने पर क्या होगा। तो ये था आपका क्वेश्चन एनटीपीसी का कि अपर्दन नगण्य होगा, ठीक है। लेकिन हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो अपर्दन का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो बहता हुआ जल है, ठीक। फिर मुझे निक्षेपण किस प्रक्रिया का परिणाम है, तो निक्षेपण आपके किस प्रक्रिया का है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अपर्दन का है। बोला हवा द्वारा महीन धूल के कणों को दूर ले जाकर जमा करने से बना मैदान क्या कहलाता है, तो आपका कहलाता है क्या, लोएस का मैदान, ठीक। आगे देखते हैं कि चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है, तो आपका अपक्षय कहलाता है, ठीक। बोले आगे कि कौन सा कारक भौतिक अपक्षय के लिए जिम्मेदार है, तो आपका पता होना चाहिए आंसर कि तापमान में परिवर्तन और पाला। मतलब अगर समझिए कि जो तापमान डायरेक्ट चेंज होते हैं तो क्या होते हैं, सेल जो भी होते हैं, सेल जो मतलब पत्थर के जो सेल होते हैं उनमें दरारें हो जाती है और धीरे धीरे वो घिसने लगते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करते हैं कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे पूर्वी पर्वतमाला कौन सी है, तो ये पता होना चाहिए पूर्वांचल पर्वतमाला, जो आपका पूर्व में जितने भी देश हैं नॉर्थ ईस्ट का वो समझिए वही है पूर्वांचल। फिर वजह हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी को क्या कहा जाता है, तो सबसे उत्तरी श्रेणी को हिमाद्री या महान हिमालय बोला जाता है, ठीक है। फिर बोले विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, तो ये भी किसकी है, महान हिमालय की भाग है। फिर बोला जाए कि शिवालिक हिमालय का कौन सा भाग है, तो ये सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी और दक्षिणी भाग है, ठीक है। फिर बोला जाए कि भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है, तो आपको सबको पता है कि अरावली है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पूर्वांचल की मुख्य पहाड़ियाँ कौन सी है, तो पूर्वांचल की अगर पूछे कि कौन कौन है, तो है पटकाई-बुम, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियाँ, ठीक है। और गारो खासी इसी में आ जाता है, गारो खासी जयंतिया ये भी लगभग इसी में, क्योंकि उधर ही हैं तो ये आ जाते हैं। लेकिन गारो खासी में और भी चीज़ है, तो वो अगर अंदर से पढ़ेंगे तो इसमें और भी चीज़ें आपको पता चलेगी। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कि भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी जलवायु मृदा के कारण चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, तो आपको पता है कि चाय के लिए सबसे असम है और फिर उत्तरी बंगाल है, जहाँ दार्जिलिंग, ठीक है। उत्तरी बंगाल मतलब दार्जिलिंग की बात कर रहा हूँ। फिर बोले कि चाय की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी है, तो चाय के लिए सबसे अच्छी कौन सी मानी जाती है, तो है लेटराइट मृदा और अम्लीय मृदा, ठीक है। मृदा बोलते हैं, मृदा हम बोल रहे हैं। भारत का कौन सा राज्य कॉफ़ी उत्पादन में सबसे है, तो कॉफ़ी मतलब क से कॉफ़ी, क से कर्नाटक, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि चाय किस प्रकार की कृषि फसल का उदाहरण है, तो ये चाय क्या है, रोपण कृषि है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर बोले दार्जिलिंग चाय को भारत का पहला जीआई टैग किस वर्ष मिला था, तो ये आपको पता होना चाहिए 2004 में। ये आगे क्वेश्चन चाय बगानों के लिए ढलान वाली भूमि क्यों आवश्यक है, ताकि जड़ों में पानी जमा न हो, क्योंकि अगर चाय के खेत में पानी जमा हो गया तो चाय बर्बाद हो जाता है, इसलिए वो ढलान वाला ही क्षेत्र में पहाड़ों में ही लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के अगर अग्रणी लाभार्थी राज्य कौन सा बना था, तो आपको पता नहीं चाहिए पंजाब और हरियाणा सबसे, मतलब पंजाब है सबसे अग्रणी पूछा है तो पंजाब, उसके बाद में हरियाणा, ठीक है। अगर आगे क्वेश्चन देता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई थी, तो 1960 में, आपको पता है कि 1965-66 में हुआ था, ठीक। फिर बोला जाए कि पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली मतलब पीला कौन सी है, तेल पीला होता है, तिलहन से है। फिर बोला जाए कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन दे कि हरित क्रांति के तहत किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, तो गेहूँ में सबसे अधिक हुआ था, ठीक है। आगे क्वेश्चन दे कि सदाबहार क्रांति का आह्वान किसने किया था, तो सदाबहार का किया था MS स्वामीनाथन, इसी ने ही ये आपका कौन सा
क्रांति का, ठीक है, हरित क्रांति का किया था। और सदाबहार क्रांति क्यों बोला जाता है? क्योंकि हरित को ही सदाबहार बोला जाता है, तो इसलिए हरित क्रांति का आह्वान बोल रहे हैं, ठीक है। तो सदाबहार पूछ ले तो कन्फ्यूज नहीं होना है, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सदाबहार क्या है, हम तो कभी पढ़े ही नहीं है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है पश्चिम घाट में, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए? तो ये 200 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में मानसून वन किन्हें कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को क्या बोला जाता है? मानसून वन। ये हमारे बिहार में भी ऐसे ही पाया जाता है, क्योंकि पतझड़ में क्या होता है कि वो पत्ते झड़ा देते हैं, फिर आ जाते हैं। फिर आगे है चंदन के वृक्ष मुख्य रूप से किस राज्य के वनों में पाए जाते हैं? तो आपको पता है चंदन ज़्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब दक्षिणी छोर में पाया जाता है। सुंदरवन में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये आपको पता है कि ये फेमस है मैंग्रोव और ज्वारीय वन के लिए, ठीक है। फिर पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला साक्ष्य कौन सा है? तो वो कौन सा है जी? तो भूकंपीय तरंग व्यवहार, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट या भूपट्टी बोला जाता है, ठीक। आगे बोलते हैं कि पृथ्वी के क्रोड में मुख्य रूप से कौन सा तत्व है? तो नीफ है, तो यानी निकेल और फेरस यानी लोहा, ओके। आगे क्वेश्चन के सियाल परत किन तत्वों से बनी होती है? तो सियाल आपको पता है सिलिका और एल्यूमिनियम से। आगे क्वेश्चन है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है? तो सिस्मोग्राफ सबको पता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे अधिक आयतन किस परत का है? तो सबसे अधिक किसका है? मेंटल का है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देता है कि पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो पंबन ये पूछा हुआ था आपके एनटीपीसी में, पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो ये आपके है तमिलनाडु में, ओके। आगे क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन है जी? तो यह है जवाहरलाल नेहरू, जिसको नाहवा सेवा भी बोला जाता है। आगे क्वेश्चन है कि पंबन द्वीप भारत के किस देश से को जोड़ता है? पंबन द्वीप भारत को किस देश से जोड़ता है? तो ये जोड़ता है श्रीलंका और राम सेतु के माध्यम से भी भारत को, ठीक है। आगे क्वेश्चन कि भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है? तो ज्वारीय बंदरगाह बोले जाने वाला है कांडला बंदरगाह, जो कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि बंदरगाहों का शहर किसे कहा जाता है? तो बंदरगाहों का शहर विशाखापट्टनम, और सबसे गहरा बंदरगाह भी यही है, ठीक। आगे क्वेश्चन है कि तमिलनाडु के 3 मुख्य बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो तमिलनाडु के 3 मुख्य हैं चेन्नई, एन्नोर, तुतिकोरिन, ये याद होना चाहिए बबुआ, कह देते नहीं। आगे क्वेश्चन देख रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन बा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण को सर्वोत्तम रूप समझा जाता है? गोखुर झीलों के, ठीक है। तो यह है बाह्य किनारों पर पार्श्व अपर्दन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण, ठीक है, याद होना चाहिए। बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण को सर्वोत्तम रूप से समझा जाता है? तो बाह्य किनारों पर क्या होता है? पार्श्व अपर्दन होता है, और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण होता है, निक्षेप जमा होता है आंतरिक में, और बाह्य में को काटता है। आगे क्वेश्चन है कि गोखुर झील नदी की किस अवस्था में बनी होती है? तो यह होता है आपकी वृद्धावस्था या मैदानी भागों में होता है, ठीक है। गोखुर मतलब देखिएगा जो आपके मोतिहारी में बहुत सारे झील हैं, जैसे मोती झील है वो भी गोखुर का है, मतलब जिस तरह देखिएगा वो घूम फिर के वो गाय के नाल जैसा बना होता है, इसलिए उसको गोखुर यानी गाय के खुर जैसा। नदियों के मोड़ों का क्या कहा जाता है? तो नदियों के मोड़ों का बोला जाता है विसर्प। देखिएगा बहुत सारी नदियाँ टेढ़ी मेढ़ी जाती है सांप जैसा, तो इसलिए विसर्प बोला जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील कौन सी है? तो वह है आपकी कांवर झील, जो बिहार में है, ठीक है। ये डेल्टा का निर्माण नदी के किस भाग में होता है? तो किस भाग में होता है जी? मुहाने पर होता है, ठीक, क्योंकि मुहाना होता है तभी तो जाकर डेल्टा में। जैसे कि आप सुंदरवन डेल्टा है, वो किसके मुहाने पर है? तो आपको पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर है। यहीं अगर क्वेश्चन पूछ दे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों विश्व की सबसे बड़ी कौन सी डेल्टा में? देखो सर, अरे महाराज जो बोलते हैं वहीं आ जाता है सामने, हम नीचे देखे भी नहीं थे और देख रहे हैं ये आया हुआ है। आगे क्वेश्चन बा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है? तो वह है नीलगिरी, ठीक। पहला पूछे बायोस्फीयर तो नीलगिरी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना किस वर्ष हुई थी जी?
तो 1986 में। आगे क्वेश्चन बा कि भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो कितना है जी 18 है। फिर क्वेश्चन बा कि यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर यानी MAB कार्यक्रम में शामिल होने वाला नवीनतम भारतीय, ओहो कितना बड़ा है भाई, नवीनतम भारतीय रिजर्व कौन सा है जी, तो है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व होगा। और पन्ना ये तो मध्य प्रदेश में होगा भाई, ठीक है, देख लीजिएगा एक बार, मध्य प्रदेश में मेरे अनुसार होगा। आगे क्वेश्चन बा कि भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है जी, तो वह है कच्छ का रण, ओके। फिर बोला जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो वह है डोडा बेटा। फिर बोला जाए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिणी भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है, तो वह है कौन सा, आम्रवर्ष, मैंगो शावर, ठीक है। पूर्व मानसूनी वर्षा ये कहाँ पे होता है, दक्षिणी भारत में, तमिलनाडु में आपको पता है कि जनवरी फरवरी में बारिश होता है, उसी को बोला जाता है, ठीक। और अगला क्वेश्चन बा कि चेरी ब्लॉसम वर्षा किस राज्य के कॉफ़ी बागानों के लिए लाभदायक है, आपको चेरी ब्लॉसम कर्नाटक के लिए, ठीक। आगे क्वेश्चन है कि बंगाल में वैशाख के महीने में होने वाली विनाशकारी वर्षा को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है काल बैसाखी, मतलब काल मंडरा रहा है उसके, ठीक है। आगे क्वेश्चन बा कि लू किस क्षेत्र में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है, तो आपको पता है कि हमारे में भी चलता है, तो ये पश्चिमी भारत में, उत्तर पश्चिमी भारत में ये राजस्थान और से चलती है और बिहार तक भी आता है इसका इफेक्ट। मानसून पूर्व वर्षा को असम में किस नाम से जाना जाता है, तो बारडोली छीड़ा, मानसून पूर्व वर्षा को बारडोली छीड़ा। आगे क्वेश्चन बा कि भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है, तो ये सबसे पहले आपको पता है कि केरल में, और कब होता है, जून के प्रथम सप्ताह में ही वहाँ पे बारिश शुरू हो जाता है। और हमारे यहाँ कब आता है, जून से लगभग जुलाई में आता है हमारे यहाँ बिहार में, ठीक। आगे क्वेश्चन बा कि निम्नलिखित में से किस कटिबंध में पूरे वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है, तो होता है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। आगे क्वेश्चन हो कि कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है, तो आपको सबको पता है कि 23.5 है। आगे क्वेश्चन हो कि शीतोष्ण कटिबंध किन अक्षांशों के बीच स्थित है जी, तो ये आपको है 23.5 से 66.5 दोनों गोलार्धों में है, ठीक, शीतोष्ण बोला है। आगे क्वेश्चन हो कि पृथ्वी के किस क्षेत्र में 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, तो सबको पता है ध्रुवीय क्षेत्र में होता है, ठीक, और जिसको शीत कटिबंध बोला जाता है। विषुवत रेखा पर दिन और रात की अवधि कैसी होती है, तो हमेशा बराबर होता है, 12 घंटा का, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि बोलता है कि सूर्य की किरणें तिरछी होने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो तापमान क्या प्रभाव होता है, तापमान कम हो जाता है जी। अगर हम आगे क्वेश्चन देखत नहीं तो कहता भाबर क्षेत्र विशाल मैदानों के किस भाग में स्थित है, तो भाबर क्षेत्र हिमालय के गिरिपद आसन में है, ठीक है। भाबर क्षेत्र हिमालय के गिरिपद, मतलब जहाँ आपको पता है कि जब आती है नदियाँ तो वहीं पथरीला जहाँ क्षेत्र है तो वहाँ घुस जाती है और फिर वो भाबर के रूप में काम करती है उधर। तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, अगर बोलिएगा तो मैं ठीक से पढ़ा दूंगा। हिमालय और नदियाँ जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें अच्छे से बता दूंगा। तो भाबर क्षेत्र की मुख्य विशेषता क्या है, तो ये है यहाँ नदियाँ पत्थरों और कंकरों के नीचे विलुप्त हो जाती है, ठीक है। वहीं है, हम बोले ना कि आती है तो थोड़े पत्थर होता है उसमें लुप्त होती है। बोला कि भाबर के दक्षिण में स्थित वह दलदली क्षेत्र जहाँ नदियाँ पुनः प्रकट होती है क्या कहलाता है, तो जहाँ होती है वो तराई क्षेत्र है। फिर बोला कि पुरानी जल और मिट्टी से बने मैदानों को क्या कहा जाता है, तो पुराने से बांगर और नई मिट्टी से खादर होगा। नई जल और मिट्टी से बनी हुई तो खादर, मैंने बोला ना खादर। फिर बोला जाए कि पंजाब के मैदान में मिलने वाली दोआब संरचना का क्या अर्थ है, तो दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब बोला जाता है, ठीक हो। आगे क्वेश्चन देखा था कि कोपिली जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो कोपिली असम में, ठीक है। फिर बोला था कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी, तो वह थी शिव समुद्रम, कर्नाटक 1902 में। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी नदी पर, और कहाँ पे है, उत्तराखंड। फिर बोलता कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो महानदी, और कहाँ पे है, उड़ीसा में। आगे क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागर परियोजना किन नदियों की संयुक्त परियोजना है, तो आपको पता चाहिए भाखड़ा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है। फिर बोला जाए कि दक्षिण भारत की मेटाडोर परियोजना किस नदी पर है, तो यह है कावेरी,
ठीक, आगे हम चलते हैं। तो कहता क्वेश्चन कि भौगोलिक दृष्टि से भूटान 4 क्षेत्रों में विभाजित है, निम्नलिखित में से कौन सा उन प्रभागों का नाम नहीं है। जा अब ये में तो ऑप्शन होके के चाहिए। चलो आंसर में उतरी रहे तो देख लिया, आगे हम लोग उसका देख लेते हैं। इसमें शायद मिल गया होगा कि भूटान की राजधानी क्या है, तो सबको पता है थिम्पू है। भूटान की राजधानी थिम्पू। भारत के कितने राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं, ये पूछता है कि कितने साझा करते हैं, तो आपको पता नहीं चाहिए। सिक्किम बा, पश्चिम बंगाल बा, और असम और अरुणाचल बा। ठीक, फिर कहता कि भूटान को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, पूछ देता है। फिर पूछा था क्वेश्चन कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये कौन सा है भाई। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो सब लोग गलती करेंगे, लेकिन आप सही करेंगे। गंग खर फुनसुम बारे का नाम बा। वाह, मजा आ गया। भारत और भूटान के बीच सीमा की सुरक्षा कौन सा बल करता है, सशस्त्र सीमा बल। कौन जी, एसएसबी। ठीक है, जैसे नेपाल और भारत में भी एसएसबी करता है, उसी तरह भूटान के साथ भी एसएसबी ही करता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन बा कि 14 मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज निम्न में से कौन सा है। तो ये क्वेश्चन था, चिनाब ब्रिज है भाई। आगे क्वेश्चन बा चिनाब ब्रिज जम्मू कश्मीर के किस जिले में स्थित है, तो यह है रियासी जिला में। फिर क्वेश्चन बा चिनाब ब्रिज की नदी तल से ऊंचाई कितनी है, तो 359 मीटर। एफिल टावर से भी ऊंचा है। देखो, वाह रे वाह। अरे वो क्या है, फिल्टर है भाई। हमारे यहाँ आओ ना, तुमको पुले बना देते हैं फिल्टर से ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका नाम है अस्किनी। अगला क्वेश्चन है बगलिहार और सलाल विद्युत परियोजना किस नदी पर है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत पूछता है, चिनाब नदी पर। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि चिनाब नदी किन दो नदियों के संगम से बनती है, तो नदियाँ किन दो नदियाँ, तो चंद्रभागा। ठीक है, आगे क्वेश्चन हो कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में तीनों प्रकार के भौतिक प्रभाग जैसे पठार, मैदान और तटीय मैदान स्थित है, तो कौन है जी, तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के तटीय मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, तो तटीय मैदानों को कोरोमंडल जाना जाता है। और तमिलनाडु और केरल को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है, तो दर्रा है पालघाट दर्रा। ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो ये भी किस में है जी, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, कावेरी नदी की डेल्टा किस राज्य में स्थित है, ये भी किस में है जी, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु की मुख्य नदी कौन सी है जो वर्ष भर बहती है जी, तो वही है कावेरी, और इसको बोला जाता है दक्षिण की गंगा। और दक्षिण की गंगा बोला जाए तो कावेरी, और दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तमिलनाडु से बहुत सारा चीज़ था, मैंने बता दिया, अब इससे ज़्यादा तमिलनाडु से नहीं पूछेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखता हूँ कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है, तो सही नहीं है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार 3 व्यापक प्रभागों में मिलकर बना है, अर्थात उत्तरी उच्च भूमि, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ठीक, फिर बोला कि प्रायद्वीपीय पठार की आकार कैसी है जी, कैसी है, तो यह है मेज की आकृति वाला त्रिकोणीय भाग है। सही है। आगे क्वेश्चन हो कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको पता है अनाईमुडी, जिसका ऊंचाई है 2695। अगला क्वेश्चन, दक्कन का पठार मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी से बना है, तो ये बना है काली मिट्टी, जिसको लावा मिट्टी भी बोला जाता है। नर्मदा और तापी नदियाँ पठार को किन 2 मुख्य भागों में बढ़ती हैं, तो ये बढ़ता है मध्य उच्च भाग और दक्कन का पठार में। ठीक है, मध्य उच्च भाग और दक्कन का पठार को 2 भागों में बांटता है। आगे क्वेश्चन बाकी, मालवा का पठार किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो अरावली और विंध्य पर्वत के बीच है। ठीक, अरावली और विंध्य पर्वत के बीच के भाग को क्या बोलते हैं, मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, तो कहता कौन सा भारतीय राज्य वाणिज्यिक पुष्प कृषि में सर्वाधिक योगदान देता है, जो FY 2024 में देश के कुल उत्पादन का 20% से अधिक था, तो वही था तमिलनाडु। अब वैसे भी इस समय तमिलनाडु और केरल बहुत ही आगे चल रहे हैं। चलो, बिहार और यूपी सबसे
चुतिया में रहता है सब पीछे में रहता है, खाली यहाँ पे ना लुटेरा रहता है सब। फूलों के खेती को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहता है, तो इसको पता होना चाहिए, फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फिर बोला जाए कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए, गुरुग्राम है। ठीक, आगे क्वेश्चन बा कि भारत का फूलों का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, तो फूलों का कटोरा कहा जाता है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड में आपको पता फूलों की घाटी है। फिर हिमाचल प्रदेश को भी बोला जाता है संदर्भ के अनुसार अगर बोला जाए तो। अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, तो विटीकल्चर बोला जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बा कि रेशम कीट पालन की क्या आता है, तो सेरीकल्चर। ठीक, आगे क्वेश्चन देखा तो नहीं हमने, तो कहता कौन सी भौगोलिक विशेषता भारत को श्रीलंका से अलग करती है, तो पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी करती है। बोलता मन्नार की खाड़ी किस महासागर का हिस्सा है, तो आपको सबको पता है हिंद महासागर का है। फिर बोला था कि भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलाई मेन्नार के बीच कौन सा पुल स्थित है, तो आपको पता है राम सेतु और एडम्स ब्रिज, उसी को बोला जाता है राम सेतु या एडम्स ब्रिज बोला जाता है उसी को। ठीक है, आगे क्वेश्चन बा कि कच्चा तीबू द्वीप हाल ही में चर्चा था, यह किन दो देशों के बीच विवाद का विषय रहा है, तो ये है भारत और श्रीलंका के बीच का। आगे क्वेश्चन बा श्रीलंका का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो कोलंबो है जी। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि पाक जलडमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है, तो अभी तो मैंने बताया मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को। ठीक है ना, ये पूछ देला जलडमरू मध्य से क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन देखते नहीं हमने के, तो क्वेश्चन कहता कि भारत में गर्मी का मौसम सामान्यतः किस अवधि के दौरान होता है, तो आपको पता है कि मार्च मई में इतना जोर से गर्मी लगेला कि दिमाग टन टन करेला। ठीक, क्वेश्चन बा भारत में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होता है, तो पता है कि जून से सितंबर, जून में तो थोड़ा कम, लेकिन जुलाई सितंबर में तो तबाह कर देला भाई। शीत ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत में होने वाली वर्षा का कारण क्या है, तो वह है पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते नहीं कि विषुव की स्थिति कब होती है, जब दिन रात और बराबर होते हैं, तो होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होता है जी। आगे क्वेश्चन बाकी भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा माना जाता है, तो आपको पता है कि सबसे स्थान का ना राजस्थान है माने, तो कौन, फलोदी राजस्थान। ठीक, आगे क्वेश्चन देख लेते नहीं कि लौटते हुए मानसून से किस तट पर वर्षा होती है, तो लौटते हुए आपको मैंने बताया तमिलनाडु में होता है कोरोमंडल तट पर, जो जनवरी या फरवरी में। ठीक ना, आगे क्वेश्चन देखते हैं हमने के, तो ग्रीष्मकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस प्रकार का दाब विकसित हुआ था जो मानसूनी हवा को आकर्षित करता है, तो है भूमि पर निम्न दाब। ठीक है ना, आज जहाँ निम्न दाब हो उच्च दाब बोला था आयु निम्न दाब के घेरे, तो उहे होला। ठीक है ना, उहे बाउंड्री बनेला जो कि कहल जाला बवंडर। ठीक है ना, देखिए गर्मी में खूब उठेला बवंडर। आगे क्वेश्चन देखा जाइए कि हवाएं हमेशा किस दाब से किस दाब की ओर चलती है, तो मैंने बता दिया भाई उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि ITCZ का पूर्ण रूप क्या है, तो इसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंसन जोन। ठीक है, कोरियोलिस बोल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं किस दिशा में मुड़ती है जी, तो आपको पता है दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर। आगे क्वेश्चन बाकी मानसून की अरब सागर शाखा सबसे पहले किस पर्वत से टकराती है, तो आपको पता है मानसून जब आता है जून की तरफ में, तो जून में कहाँ आता है, केरल में आता है, और किस से टकराई, पश्चिम घाट से टकराई। ठीक ना, तो आगे क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत की जलवायु के मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, तो उसको बोला जाता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ओके, आगे क्वेश्चन देख लीजिए हमने के बोलत हो कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग किस यमोत्तर का अनुसरण करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब 180 डिग्री। ठीक, और बोलेगा कि जीरो देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा, GMT, जगह से बोला जाला कि GMT से हमने कितना आगे बन जाए, 5.5 घंटा आगे बन जाए, तो यह है। ठीक ना, भारत का मानक समय किस देशांतर से लिया गया है, तो 82.5 से 82 डिग्री। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि IST GMT से कितना आगे है, मैंने IST जो है आपका इंडिया का है और GMT जो है वो जीरो देशांतर वाला है, जोन जे कौन है लंदन से बीचों बीच होके जाता है। ठीक है, तो GMT वो वाला है और IST इंडिया वाला है, तो ये कितना आगे है, मैंने बोला है 5.5 घंटा। ठीक ना, आगे क्वेश्चन बा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है, तो वो ना एक दिन बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन, एक देशांतर की दूरी पार करने पर पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है। ठीक,
और वहीं 4 मिनट से अगर बारिश साढ़े देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट तो 82 डिग्री गुने 4 करेंगे तो 5.5 घंटा हो जाएगा, तो वहीं से 5.5 घंटा आता है। फिर अगला क्वेश्चन बा कि भारत में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति दृढ़काष्ठ वृक्षों जैसे साल, सागौन और बांस युक्त वनों के लिए जानी जाती है, तो वह है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। आपको पता है कि बिहार में पर्णपाती वन होता है, तो आप देखते होंगे बांस से जब ये तो टाइम भइल बा, अभी जो जस्ट मौसम चल रहा है एकदम पतझड़ है, एकदम जाइएगा बांस में तो हवा तो ठीक लगेगा लेकिन पूरा भरा रहेगा, उसमें सूखा सूखा पत्ता गिरा रहेगा। सागौन वगौन का दिखेगा पूरा एकदम नंगा पुंगा दिखेगा, उसका क्या अपना सब पत्ता ही मतलब उसका झुलिया सब खोल देता है, नंगा पुंगा दिखता है सब। आगे क्वेश्चन कि भारत में सबसे विस्तृत क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, तो वही है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मानसूनी वन बोला जाता है। कि पर्णपाती वन वर्ष भर में एक बार अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं, तो वह देखिए जल संरक्षण के लिए शुष्क मौसम में, क्या कि देखिए गर्मी पड़ता है और जल की कमी होती है, इसलिए अपनी पत्ती गिरा देगा ताकि जो पत्ती को जल की चाहिए तो वो जब पत्ती रहेगा ही नहीं तो जल किसी को चाहिए नहीं, तो थोड़ा कम भी पानी में उसका काम चल जाता है। आगे क्वेश्चन बाकी देवदार के वृक्ष मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो देवदार ये होता है हिमालय क्षेत्र में, यह पर्वतीय वन होता है और इनको सदाबहार वन बोला जाता है। फिर बोले कटीली झाड़ियाँ और कैक्टस किस क्षेत्र की विशेषता है, तो यह है मरुस्थलीय क्षेत्र जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होता है और ये राजस्थान में होता है, ठीक है। और कटीला जो पूछता है कि कांट क्या होता है, किसका भाग होता है, तो सब लोग ताना मारते हैं लेकिन ताना का नहीं, वो पत्ता का भाग होता है कांट। वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित होता है, 1980 में, याद रखेगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील जो गंभीर रूप से निम्नीकरण का सामना कर रही है किस राज्य में स्थित है, तो ये वेम्बनाड झील आपको पता है केरल राज्य में है, जो अपनी पश्च जल और लैगून के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। आगे क्वेश्चन देखते हैं हमने के कहता है वेम्बनाड झील में कौन सी प्रसिद्ध नौका दौड़ आयोजित होता है, तो आपको पता है कौन होता है जी, एकदम खूब फिल्म में देखे होंगे, तो वह नेहरू ट्रॉफी बल्लम काली जिसको बोलते हैं, ठीक। आगे क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुल्लर झील है, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। फिर बोला जाए कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में, सबको पता है उड़ीसा। और सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। चला हम घूमने गए थे लेकिन इतना सब दोस्तों के साथ गए ना तो कुछ कुछ चल जाते हैं पुजेरू लोग, ठीक है। गए थे चिल्का झील घूमने लेकिन क्या किए वो जगन्नाथपुरी में दर्शन करने में 4 घंटा उसी में लगा दे, टाइम में ख़त्म हो गया, हम घूम भी नहीं पाए। अब कभी जाएंगे फिर से तो घूमेंगे। चला अच्छा खासा हम घूमने जा रहे थे चिल्का झील। अगला क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो लोकटक झील किस राज्य में है, बोले पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी झील है, तो लोकटक झील याद रखिएगा। और किस राज्य में है, तो यह है मणिपुर में है और यही में है तैरता हुआ अभ्यारण्य जिसको बोला जाता है केबुल लाम जाओ। कौन कौन जाओ जी, को गजब नाम है, केबुल लाम जाओ, गजब नाम है भाई। और इसी को बोलता है तैरता हुआ अभ्यारण्य, ठीक है। जो हम लोग पढ़ते हैं ना अभ्यारण्य, जो आपका एक अभ्यारण्य कौन सा है, पश्चिम चंपारण में वाल्मीकि टाइगर प्रोजेक्ट, उसी तरह अभ्यारण्य भी वहाँ भी है। आगे क्वेश्चन बा कि लोनार झील, ठीक, लोनार झील किस राज्य में है, जो एक क्रेटर झील है, तो ये महाराष्ट्र में, ये भी बहुत पूछता है, ठीक। कोई पूछता है कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी के दौरान भारत में वर्षा के असमान वितरण का कारण निम्नलिखित में से क्या है, तो उसका आंसर है पर्वतमालाएं पवन की दिशा और तीव्रता को प्रभावित है। अब जानते हैं कि हमारे देश में हर क्षेत्र में अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरह का मौसम है, तो इसलिए बारिश भी तो अलग अलग तरह से होगा ना। फिर बोला वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आपको पता है कि मान लीजिए समझिए कि अब इसी में लिखा होगा पर्वत का वह भाग जहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जैसे पश्चिम घाट का पूर्वी ढाल। हाँ देखिए, जैसे कि जब जून में आता है मानसून तो केरल में जो है पश्चिम घाट से टकराता है और पश्चिम घाट से टकरा के बहुत बारिश करेगा, लेकिन उसके पीछे का जो हिस्सा पड़ता है, जैसे मान लीजिए सामने जब टकराया तो सामने टकरा के खूब बारिश करेगा, लेकिन जो पश्चिम घाट है उसके पीछे के हिस्से में एक को बारिश नहीं होगा, बहुत ना के बराबर बारिश होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृष्टि छाया बोला जाता है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो माउसीनराम लिखा है, तो ये माउसीनराम है और कहाँ पे है, मेघालय में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि दक्षिण पश्चिम मानसूनी की कौन सी शाखा भारत में अधिक वर्षा लाती है, तो ये सबसे लाती है बंगाल की खाड़ी से जब होकर निकलती है ना,
ना हवाएं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा करती है, इसलिए मासिक में बहुत बारिश होती है। राजस्थान में कम वर्षा का मुख्य कारण अरावली पर्वत की स्थिति कैसी होना है, तो वह है कि मानसूनी हवाओं के समानांतर होना है। ठीक है, कम कारण क्यों होता है कि वो मानसूनी हवा के समानांतर हो जाता है, इसलिए कम होता है। वहीं वहाँ देखिए जो है ना अरावली पर्वत के क्या बोला है कि उसकी स्थिति कैसी है, मानसूनी हवा के समानांतर में है। जबकि अगर अरावली पर्वत ना समानांतर पर ना होकर उसके डायरेक्ट टकराती ना हवाएं, जब मानसून हवाएं अरावली पर्वत से डायरेक्ट टकराती तो राजस्थान में भी ज़्यादा बारिश होती, लेकिन क्या होता है उसके समानांतर में जैसे हवा चलती है उसी के समानांतर में पड़ जाता है, तो बारिश ही नहीं कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एल नीनो का भारतीय मानसूनी प्रभाव, एल नीनो का भारतीय मानसूनी पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये है आपका आंसर कि इसमें मानसून कमज़ोर हो जाता है और सूखे की स्थिति बनती है। ठीक है, एल नीनो मतलब अकाल। ठीक है, एल नीनो अल नीनो ये दुगो है। ठीक है, ये चीज़ आपको पढ़ना चाहिए, एल नीनो एल नीनो। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक बार देख लीजिएगा। कोरियालिस बॉल भी एक बार पढ़ना चाहिए, बोलेगा तो मैं बता दूंगा 5 मिनट का क्लास है, 5-10 मिनट का। ठीक, आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतदार संरचना का समर्थन करने वाला साक्ष्य कौन सा है, तो भूकंपीय तरंग व्यवहार, ये तो है मैंने बता दिया। फिर इसी में आता है कि पी तरंगे किस माध्यम में गमन करती है, तो पी तरंगे आपको देखिएगा तीनों माध्यम में होता है। ठीक है, आप फिर बोला है कि एस तरंगे केवल किस माध्यम में चलती है, तो एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में जाता है। फिर बोला है कि भूकंप का केंद्र किसे कहा जाता है, तो ये बता दिए कि पृथ्वी की सतह पर वो बिंदु जो उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर होता है। मतलब देखिए वो अंदर से भूकंप शुरू हुआ, लेकिन जब वो सतह पे आता है, मतलब जो बाहर आता है, जैसे पृथ्वी के अंदर तो बहुत सारा कुछ है, लेकिन हम लोग बाहर रहते हैं ना पृथ्वी के, तो जो सतह पर रहता है और सतह का जो वह बिंदु जो जहाँ पे सबसे पहले अनुभव होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूकंप का केंद्र बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है जहाँ सर्वाधिक भूकंप आते हैं, तो वो आपका है प्रशांत महासागर। ठीक, आगे क्वेश्चन पूछ दे, आगे को आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि पृथ्वी की किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है, पृथ्वी के किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है क्रोड को। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि पंबन बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पंबन आपको तमिलनाडु में है, मैंने बता दिया। भारत का कौन सा बंदरगाह मसालों के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोचीन का बंदरगाह है मसालों के लिए। फिर बोले कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, तो पारादीप आपके उड़ीसा में है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई बंदरगाह है पुराना। फिर बोला जाए कि दीनदयाल बंदरगाह किस बंदरगाह का नया नाम है, तो दीनदयाल आपका कंडला बंदरगाह का नाम है। फिर बोला जाए कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वह है मुंबई बंदरगाह। ठीक, मैं फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपके कम समय में ज़्यादा पढ़ पाए। फिर अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक नदी के किनारों पर गोखुर झीलों के निर्माण का सर्वोत्तम रूप से समझाता है, तो वह है बाह्य किनारों पर पार्श्व अपर्दन और आंतरिक किनारों पर निक्षेपण। ये तो मैंने जस्ट बताया पीछे भी। देखिए ये आपके एनटीपीसी का क्वेश्चन है, और देखिए यही वाला सेम ये रिपीट किया था शिफ्ट में, अलग शिफ्ट में वही क्वेश्चन और अलग शिफ्ट में वही, मतलब पीछे का ही क्वेश्चन अगले शिफ्ट में पूछ दिया था। फिर आगे क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, तो आपको पता होनी चाहिए माजुली, जो ब्रह्म नदी पर है। ठीक, फिर बोला नदी के मुहाने पर बनने वाली त्रिकोणीय आकृति क्या कहती है, तो वो है डेल्टा। आगे क्वेश्चन, सुंदरवन डेल्टा में कौन सा वृक्ष मुख्य रूप से जाते हैं, तो सुंदरी। ठीक है, आगे है ज्वार नदमुख बनाने वाली भारत की 2 प्रमुख नदियाँ कौन सी है, तो ज्वार नदमुख है नर्मदा और तापी, अरब सागर में गिरती है। जब नदी पहाड़ों से नीचे उतरती है तो पत्थरों के जमाव से बना पंखे जैसा मैदान क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जलोढ़ पंख। ठीक है, एलुअल फाइन। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, तो है आपका नीलगिरी। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो नंदागिरी है उत्तराखंड में। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है, तो आपको पता है उड़ीसा में। आगे क्वेश्चन बाकी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। आगे क्वेश्चन है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1973, ये मैंने पहले भी बताया। आगे क्वेश्चन है कि विश्व के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ, मैंने बताया था। ठीक है, लोकटक झील में, मणिपुर। ठीक, आगे हम लोग 30 तक ही आज देखेंगे।
तो आगे क्वेश्चन बा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष रूप से दक्षिण भारत में तापमान में अचानक वृद्धि के साथ होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को संदर्भित करता है? तो आम्र वर्षा। देखिए सेम ये भी क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया जी। आगे क्वेश्चन, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा क्या कहते हैं? तो मावठ कहते हैं, मावठ। आगे क्वेश्चन है कि नॉर्वेस्टर भारत के किस भाग की स्थानीय हवा है? तो नॉर्वेस्टर यह है पूर्वी भारत, बंगाल की। आगे क्वेश्चन है कि कॉफ़ी शावर वर्षा भारत के किस राज्य में होता है? तो कॉफ़ी शावर के रूप में कर्नाटक को, ठीक। ब्लोजम भी बोला जाता है। मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई थी? तो मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में मौसिमो शब्द से हुआ था, मौसिम शब्द से। आगे क्वेश्चन कि भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो भारत की औसत वार्षिक है 110 से 120। आगे क्वेश्चन बा निम्नलिखित में से किस कटिबंधीय में पूर्ण वर्ष सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होती है? तो उष्णकटिबंधीय में, ठीक। उष्णकटिबंधीय में क्या होता है जी? कि ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ती हैं। चलो आगे थोड़ा हम करते हैं, एक क्लास और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन बोला है कि मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो 23.5 पर। आगे क्वेश्चन बा कि आर्कटिक वृत्त का मान क्या है? तो आर्कटिक का 66.5 है। आर्कटिक है, आर्कटिक बोले हैं। पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश है? तो 181। बहुत लोग 180 मारता है। फिर बोले दो अक्षांशों की रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये आपको पता नहीं चाहिए कि 111 किलोमीटर होती है। फिर बोला जाए कि किस तिथि को उत्तरी अयनांत यानी समर सोल्स्टाइस होता है? तो 21 जून को, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। 21 से देखेंगे हम लोग, अगले बार 32 से देखेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दिह, ठीक बा। अपन दोस्त लोग के शेयर कर दिह, ठीक बा। और साथ में क्या करना है, नहीं सब्सक्राइब हो तो सब्सक्राइब कर दिह, ठीक। और फिर से तबे न हम लोग क्या करेंगे, फगुआ में फगुआ मनाएंगे। तो आप लोग को एडवांस में फगुआ का कथी पता नहीं क्या कहते हैं, चलिए कोई नाम भूल गए। थैंक यू।